इस उत्तर प्रदेश को गुंडों से मुक्त कराना चाहते हैं, भाजपा से मुक्त कराना चाहते हैं, तो आपको बहुजन समाज पार्टी को वोट देना पड़ेगा और आपको इस महंगाई से अगर मुक्त होना है तो बहुजन समाज पार्टी को लाना पड़ेगा। आपको अगर सिलेंडर सस्ता चाहिए तो बहुजन समाज पार्टी को लाना पड़ेगा। अगर आपको बहन जी को वोट देकर इस उत्तर प्रदेश में वो सत्ता स्थापित करनी है जो सत्ता पूरे उत्तर प्रदेश में रही है और गुंडों पर पोटा तक लगवाई है। यह आप बहन जी के बारे में जानते हैं, तो ऐसा शासन जो शासन बाबा साहब के समय में था, काशीराम साहब के समय में था, आज माननीय बहन जी उसका नेतृत्व कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, माननीय काशीराम साहब अमर रहे, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जलीस खान जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद, माननीय मिश्रा जी आप संघर्ष करो, दोनों हाथ उठा के बताना है माननीय मिश्रा जी को, माननीय मिश्रा जी आप संघर्ष करो, माननीय मिश्रा जी आप संघर्ष करो। जय भीम। 22 में बसपा, 22 में ये 2022 है। आप सबको बधाई, सरकार आने वाली है, बहन जी आने वाली है। जय भीम। जैसा कि आपको पता है, जैसा कि आपको पता है कि मैंने भी एक बात कही थी कि युवाओं की तरह जोश उनके अंदर, मैं उन्होंने अपनी उम्र को देखा पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले, क्योंकि जो आज उत्तर प्रदेश में सरकार है वो गुंडी सरकार है। इससे पहले सरकारों में सिर्फ पैसों को नाच गाने में खर्च किया गया और आज अपनी अपनी जेबें भरी जा रही है, जनता त्रस्त है। कभी तो आपको लाइन में लगा दिया, कभी महंगाई की मार दी। लेकिन इस बात को आप याद रखना, ये वोट देने से पहले एक बार आप बाबा साहब की कुर्बानी को समझ लेना, क्योंकि ये वोट की कीमत 4 बच्चों की कीमत है। और इस बात को याद रख लेना कि जब से इस केंद्र के अंदर भाजपा सरकार आई, इस यूपी में भाजपा सरकार आई, हमारी न जाने 1% आबादी मौत के घाट उतर गई। इस कोरोना काल में मैंने देखा उन नदियों में, चाहे वो इलाहाबाद हो, बनारस हो, घरने के लिए लोगों के लिए जगह नहीं थी। नदियों में लाशें बह रही थी, दलाली हो रही थी ऑक्सीजन की। अब आप अंदाजा लगाओ कि इस देश का भविष्य स्कूलों से है, शिक्षा से है। लेकिन ये सरकार निकम्मी सरकार है। इस सरकार में बलात्कार, मर्डर, रेप सारे होते हुए आए हैं। अगर आपको शासन अच्छा चाहिए, शासन अच्छा चाहिए, तो बहन कुमारी मायावती को आप लेकर आइए उत्तर प्रदेश में और इस यूपी का सीएम बनाइए। और इनके सीएम बनते ही मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि इस उत्तर प्रदेश में एक भी गुंडा आपको ध्यान नहीं आएगा। जय भीम, जय भारत, जय बसपा, विजय बसपा। सिकंदर भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नोट करता हूं जिनका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे,
हमारे चीफ गेस्ट हम सबके अगुआ परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय सतीश चंद्र मिश्र जी आ चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगा जलील भाई से, पूरे जिले के यूनिट से, कि माला पहनाकर स्वागत करें और आप लोग जोरदार नारे लगाएं। आगे आ जाएं। मैं अनुरोध करूंगा जलील भाई जी से कि वो प्रतीक चिन्ह देकर मुख्य अतिथि जी को, माननीय जलील भाई प्रतीक चिन्ह देकर मुख्य अतिथि जी को सम्मानित करेंगे। इसकी जल्दी आ जाए। भाई आशीष चंद श्रीवास्तव जी भी बुके देकर स्वागत करेंगे। गुड्डू कनौजिया जी, उदय भान त्रिपाठी जी पटिका देकर सम्मानित करेंगे। विशाल प्रताप राव जी बुके देकर सम्मानित करेंगे। मैं जलील भाई से अनुरोध करूंगा माननीय नकुल दुबे जी को भी प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। प्रवेश मिठा जी को भी प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। जलील भाई उदय भान जी, मंत्री जी के लिए, नकुल जी के लिए, आशीष चंद श्रीवास्तव जी जो प्रत्याशी हैं, माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं। एनुल हक अंसारी जी भी प्रतीक चिन्ह देकर मुख्य अतिथि जी को सम्मानित करेंगे। साथियों, विशाल प्रताप राव जी, सर नवीन चंद द्विवेदी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि पुष्प देकर मुख्य अतिथि का स्वागत करें। साथ में मैं भी साथियों जोरदार नारा लगाइए माननीय मुख्य अतिथि जी के सम्मान में। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय नवीन चंद द्विवेदी जी से कि आए और अपनी बात रखें। द्विवेदी जी तो पहले कौन लोग मंच पे बैठे, तीन को याद रखिएगा। जी जी, सर्वप्रथम करुणा के सागर भगवान बुद्ध, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। हम लोगों के मार्गदर्शक बड़े भाई माननीय सतीश चंद्र मिश्र जी, पूर्व मंत्री माननीय नकुल दुबे जी, माननीय गंगाराम गौतम जी, माननीय ब्रजेश चौधरी जी, जिला अध्यक्ष माननीय राजेंद्र कुमार गौतम जी, भाई नागेश्वर द्विवेदी जी, ललित तिवारी जी, मोहनलालगंज से प्रत्याशी देवेंद्र कुमार पासी जी, हमारे पश्चिम विधानसभा के प्रत्याशी कायम रजा साहब, गंगाराम गौतम जी, कमलेश गौतम जी एवं मंच पर बैठे हुए हमारे बड़े भाई अरुण द्विवेदी जी, मैं सबको बहुत बहुत सरोजनी नगर की धरती पर बहुत बहुत सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मैं इसी सरोजनी नगर क्षेत्र का निवासी हूँ। आप लोग हमें भली बात हमसे परिचित हैं, जानते हैं। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि पिछली बार
हम लोगों से चूक हो गई थी और एक बाहरी लोगों को हम लोगों ने इस क्षेत्र की चाबी सौंप दी थी। वो गलती हम लोग दोबारा न दोहराएं। सभी लोग एकत्रित होकर के हमारी सरोजनी नगर विधानसभा से जितने भी लोग आए हैं उन सबसे मैं यही गुजारिश करता हूं कि इस बार थोड़ी आप लोग मेहनत कर लेंगे तो हमारे बीच से जलीस खान साहब जीत जाएंगे। तो हम जलीस खान साहब अभी युवा हैं, उनके अंदर कार्य करने की बहुत क्षमता है, वो मैंने देखा। आप लोगों ने भी उनके विचारों को सुना। वो अच्छे परिवार से हैं और एक बार उनको आप मौका दे देंगे तो ये जो उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल फैला हुआ है, चारों ओर लूट चल रही है, वो सब खत्म होगी और हमारी बहन मायावती जी 5वीं बार इस उत्तर प्रदेश की मुखिया होंगी और वो आपके सभी दुखों का निवारण करेंगी। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस बार जलीस खान साहब को अधिक से अधिक मतों से जितवाकर विधानसभा भेजने का कार्य करें। जय भीम, जय भारत। द्विवेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब मैं अनुरोध करता हूं उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री, हम सबके बड़े भाई माननीय नकुल दुबे जी को मैं आमंत्रित करूं कि आप लोग जोरदार नारा लगाएं, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्वप्रथम समझा के आए थे ना, सहमत, अब रहने देना। सर्वप्रथम भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस सरोजनी नगर विधानसभा में, जो यहाँ के एयरपोर्ट से कुछ कदम की दूरी पर है, सारा का सारा प्रदेश इस बात के लिए गवाह बन सकता है कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में जिन लोगों को गलतफहमी है वो सब लोग आज यहाँ पर ला करके हजारों लोगों की भीड़ देख करके अपनी गलतफहमी को दूर करके बैठने का काम कर सकते हैं। जलीस भाई, इनको कई बार समझा के आए हैं। अभी जब हम लोग जाए तब लगाओ नारा, अपना थोड़ा किया हम जाके। तो हमारे बच्चे बहुत गर्म है, बहुत जोश में हैं और आप लोग भी जोश में हैं। है जोश में कि नहीं जोश में है? जोश में है। वो जो पीछे खड़े हैं जोश में है, आप लोग भी हैं। इस सरकार को उखाड़ना चाहते हो, इस सरकार को भगाना चाहते हो, अब मेरे साथ आवाज लगाओ तब हम जाने। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। ना उधर हाथ नहीं उठ रहे हैं, वो पीछे हाथ नहीं उठ रहे हैं। सबसे आगे आप लोगों को आना है। अगर इस लड़ाई में शामिल होना है तो सबकी आवाज, जितने लोग यहाँ पर खड़े बैठे हैं, दूर दराज में भी जो लोग यहाँ पर है, सबकी आवाज मैं सुनना चाहता हूँ। मेरे साथ आवाज लगाइएगा, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। आज ये जो जनसैलाब है वो इस बात की सूचना पूरे उत्तर प्रदेश में देने का काम कर रही है। अभी 2 दिन पहले हम लोग गोरखपुर में भी थे। गोरखपुर में भी इससे कम जनसैलाब नहीं था। उसके 1 दिन बाद हम लोग बस्ती में थे, इससे कम जनसैलाब नहीं था। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश की परिक्रमा करके आज लखनऊ में यहाँ पर 2 तारीख को 2 जनवरी 2022 को खड़े हैं। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सब लोग अपना अपना एक कदम आगे निकाल करके
आगे निकलने का काम करिए। 2022 में भारतीय जनता पार्टी आपको उत्तर प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी, ढूंढे दिखाई नहीं मिलेगी। ये मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, मेरे नौजवान बाएं दाहिने तरफ खड़े हुए हैं, आप सब लोग अपने अपने स्थान से जवाब देने का काम करिएगा। मैं आप सबके मुंह से आवाज सुनना चाहता हूं। अगर मैं गलत हूं तब भी जवाब दीजिएगा, अगर मैं सही हूं तब भी जवाब देने का काम करिएगा। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, 2017 से लेकर के 2022 के बीच में आप सब लोग बताइएगा, आज उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है कि नहीं परेशान है? सब लोग जवाब दीजिएगा, परेशान है कि नहीं परेशान है? हमारा नौजवान परेशान है कि नहीं परेशान है? हमारी माताएं बहनें परेशान है कि नहीं परेशान है? हमारा मजदूर परेशान है कि नहीं परेशान है? हमारे कर्मचारी लोग परेशान है कि नहीं परेशान है? हमारे बैंक के कर्मचारी परेशान है कि नहीं परेशान है? अगर सब लोग परेशान हो तो बहुत अच्छा उपाय 2022 में, जैसे कहते हैं ना कि अगर सरदर्द हो रहा है तो एक गोली ले लो पैरासीटामोल, सरदर्द भी गायब हो जाएगा, और अगर हल्का फुल्का टेम्परेचर आ रहा है तो वो भी गायब हो जाएगा। अगर वास्तव में इस प्रदेश से, इस देश से कोरोना भगाना चाहते हो तो कोरोना भगाने के लिए आपको सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान से बाहर भगाने का काम करना होगा, तभी कोरोना भागेगा। बता दो आपको, अगर वास्तव में कोरोना बाहर चाहते हो, सबको सुचारू रूप से ऑक्सीजन चाहते हो, सबको सुख शांति देना चाहते हो, अपने नौजवानों के लिए रोजगार चाहते हो और इस कोरोना को बाहर भगाना चाहते हो, तो भारतीय जनता पार्टी को पहले भगा दो। एक बड़ा वाला कोरोना और बैठा है, वो कौन है? वो 2012 से 17 वाला है, जो दंगे कराने का काम करता है पूरे उत्तर प्रदेश में। वो खाली सबको नौकरी नहीं देता है, अगर इनके यहाँ सारी परीक्षाएं नकल में हो जाती है, सारे पर्चे लीक हो जाते हैं, तो वो भाई साहब क्या करते हैं, तुम चाहे जितना नंबर पाए रहो, तुम चाहे जितना मेरिट में ऊपर रहो, लेकिन वो लिस्ट आते आते नाम काट करके अपने मैनपुरी, अपने इटावा वाले का नाम जोड़ लेने का काम करते हैं, अपने भाई बिरादर का नाम जोड़ लेने का काम करते हैं। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि अगर वास्तव में सर्जन हिताय सर्जन सुखाय चाहते हो, अगर वास्तव में उत्तर प्रदेश के जन जन का विकास चाहते हो, अगर उत्तर प्रदेश में गरीबों के चेहरे पर मुस्कान चाहते हो, अगर बेरोजगारों के लिए रोजगार चाहते हो, आज 2 जनवरी 2022 में नया साल मुबारक हो आपको। लेकिन नया साल तभी मुबारक होगा जब आप उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बना करके बैठाने का काम करेंगे। आपके और आपके मुख्यमंत्री महोदय के बीच में बाधा नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन अंत में एक बार खत्म करके कहूंगा, अंत में कहना चाहता हूं, चाहे बगल की मोहनलालगंज विधानसभा हो, चाहे आपकी सरोजनीनगर विधानसभा हो, चाहे लखनऊ मध्य हो, चाहे लखनऊ पश्चिम हो, जहां जहां के प्रत्याशी, जो जहां हमारे प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के लड़ रहे हैं, आप लोग जहां जहां से भी आए हो, अगर सरोजनी नगर वाले हो तो आज से अपना नाम जलीस खान रख लेना, अगर मोहनलालगंज वाले हो तो देवेंद्र बन जाना, अगर पश्चिम वाले हो तो कायम रजा बन जाना, अगर मध्य वाले हो तो हमारे श्रीवास्तव जी बन करके पूरी ताकत से। क्यों? क्योंकि ये माटी तुम्हारी भी है, इस माटी की जिम्मेदारी तुम्हारी भी है, इस प्रदेश की जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। आज न तो हिंदुस्तान, न तो हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, आज इन आदताइयों के वजह से पूरा हिंदुस्तान और पूरा उत्तर प्रदेश खतरे में है। अगर इनको बाहर निकाल लेते हो, अपनी माटी को बचा लेते हो, और अपनी माटी को बचाना है तो बहुजन समाज पार्टी को लाना है। मैं यही कहते हुए कि आप सब लोगों को देख लेना चाहिए कि हमारा देश बिकने न पाए, हमारा प्रदेश बिकने न पाए। कुछ लोग लग गए हैं, आपका ये एयरपोर्ट बिक गया है, आपका रेलवे स्टेशन बिक गया है, आपकी तेल कंपनियां बिक गई हैं, आपके बैंक सारे बिक गए हैं। अगर सब कुछ बिक ही जाएगा तो हमारे आपके पास बताने के लिए क्या रह जाएगा? हमारे नौजवानों को रोजगार कौन देगा? हमारे नौजवानों को रोजगार अंबानी साहब देंगे, अडानी साहब देंगे, और वो रोजगार कैसा देंगे? वह सुबह से लेकर शाम तक आपको सिर्फ अपमानित करने का काम करेंगे, आपको कभी सम्मान के साथ गर्दन उठा के जीने का मौका नहीं देंगे। मैं आमंत्रित करता हूं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि, कृपया वो माइक पर आए,
हम सबको आशीर्वाद देते हुए आज 2022 वाले दूसरे दिन हम सबको यह संकल्प दिला कि जब तक हम लोग आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके इस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बना लेंगे, हम लोग चैन से बैठने का काम नहीं करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं बड़े सम्मान के साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परम सम्मानित सतीश चंद्र मिश्रा जी को माइक पर आए, हम सबको आशीर्वाद देने का माननीय मुख्य महोदय। साथियों, माननीय मुख्य अतिथि के सम्मान में बस 1 मिनट में अली शहीद खान जी आए, अली शहीद खान जी आए और सम्मान में 2 मिनट के अंदर अपनी गीत रखें। अली शहीद खान जी, समय बहुत बहुत शुक्रिया संचालन कर रहे माननीय जिला अध्यक्ष साहब। मैं अपने माननीय मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद माननीय मिश्रा जी का खैर मकदम करते हुए, स्वागत अभिनंदन करते हुए 4 पंक्तियों से आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ। खिले हैं फूल गुलशन में, नजारे मुस्कुराते हैं। खिले हैं फूल गुलशन में, नजारे मुस्कुराते हैं। फलक पर चांद तारे भी खुशी से झिलमिलाते हैं। फलक पर चांद तारे भी खुशी से झिलमिलाते हैं। जो मिश्रा जी पधारे हैं सरोजिनी नगर में आज, जो मिश्रा जी पधारे हैं सरोजिनी नगर में आज, दिए हम सबके आंगन में खुशी से जगमगाते हैं। दिए हम सबके आंगन में खुशी से जगमगाते हैं। और दोस्तों, हमारे माननीय मुख्य अतिथि साहब ने जब हमारे अयोध्या से आगाज किया तो एक लहर पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में पैदा हुई। तब मैंने 4 पंक्तियां आपके लिए कहा, क्योंकि आपने कोई न संडे न कोई त्योहार कुछ नहीं, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के लिए डेली निकलते। तो 4 पंक्तियां से मैं आपका खैर मकदम करता हूं कि मंजिल की जुस्तजू में मैं चलता रहा सदा। मैंने खास आपके लिए ही ये सारी पंक्तियां लिखा कि मंजिल की जुस्तजू में मैं चलता रहा सदा, तूफान से आंधियों से भी लड़ता रहा सदा। और राहों में मेरे शूल भी पत्थर भी थे बहुत, लेकर जिगर में हौसला बढ़ता रहा सदा। साथियों, एक छोटा सा गीत और अपना स्थान। स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन मिश्रा जी। स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन मिश्रा जी। आपकी खातिर प्राण हमारे अर्पण मिश्रा जी। बहन कुमारी मायावती का लेकर संदेश निकल पड़े हैं करने को परिवर्तन मिश्रा जी। जय जय बहन माया, जय जय मिश्रा जी। पुनरावृत्ति फिर से करो ऐ प्रबोध जनों, यूपी की सत्ता हाथ में लेकर शासक फिर से बनो। 2000 जब 7 में तुम आ गए बहना संग, देखने वाले देख के तुमको रह गए बिल्कुल दंग। वचन पे प्राण लुटा देते, वचन पे प्राण लुटा देते ब्राह्मण मिश्रा जी। स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन मिश्रा जी। माननीय एससी मिश्रा जी ने ये ठाना है, माया
मेरा बहन को यूपी का सीएम फिर से बनाना है। रुके बिना और थके बिना ये कहते सांसद जी, बीएसपी की यूपी के अंदर सत्ता लाना है। भाई जलीस को अब की बार हमको जिताना है। विजय कली कर आए हैं, विजय कली कर आए हैं चंदन मिश्रा जी। स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन मिश्रा जी। जय जय बहन माया, जय जय मिश्रा जी। और अंतिम पंक्तियां और अपना स्थान। स्वच्छ करा दो मार्ग अब तो आता है गजराज। सर्व समाज की इच्छा है अब आए बहन का राज। राशन पानी बिजली सड़क सबको मिलेगा इलाज। बहना के शासन में होगा खुशियों भरा ये समाज। बहना के शासन में होगा खुशियों भरा ये समाज। फिर से बना दे यूपी को उपवन मिश्रा जी। आपकी खातिर प्राण हमारे अर्पण मिश्रा जी। सिर्फ दो पंक्तियां मानिए नकुल दुबे साहब के लिए, जो बिल्कुल साथ साथ चलते हैं साथियों। छाया बनकर संग रहते मान नकुल दुबे। सर्दी गर्मी सब दुख सहते मान नकुल दुबे। चलते नकुल जी संग जैसे हनुमान मिश्रा जी। स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन मिश्रा जी। जय जय बहन माया, जय जय मिश्रा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। जोरदार आवाज में नारा लगाइए माननीय मुख्य अतिथि महोदय को यह एहसास दिलाना है कि सरोजनी नगर विधानसभा जलीस खान जीत रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद। बहना आप संघर्ष करो। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी आप संघर्ष करो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जलीस खान जिंदाबाद। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जलीस खान जिंदाबाद। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जलीस खान जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद। माननीय मिश्रा जी आप संघर्ष करो। अब मैं अनुरोध करता हूँ बड़े अदब के साथ मुख्य अतिथि जी से अनुरोध करता हूँ जहाँ हम लोगों को दिशा निर्देश दें। मुख्य अतिथि जी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। गरीब में टावर है, गरीब का पावर है, गरीब में टावर है। सर्वप्रथम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान के रचयिता और बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता माननीय श्री काशीराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंच पर उपस्थित
बहुजन समाज पार्टी की पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे श्री नकुल दुबे जी, श्री जलीस खान जी, जिनको कि हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने अपना आशीर्वाद दे करके आपका आशीर्वाद लेने के लिए इनको यहाँ पर आपके बीच में भेजा है, सरोजनी नगर से प्रत्याशी बना करके। श्री गंगाराम गौतम जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी लखनऊ मंडल, श्री परेश मिश्रा जी, जो कि एक सीनियर अधिवक्ता के साथ साथ में उच्च न्यायालय में और उसके अलावा बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। श्री सिकंदर बौद्ध जी, जिनको कि आपने सुना। श्री रामनाथ रावत जी, श्री बागी जी, जो हमारे बीच में हैं और उनको भी आपको संबोधन करना था, वो अध्यापकों के बीच में हैं। अध्यापकों के पूरे उत्तर प्रदेश में जो वित्त विहीन अध्यापक हैं, उनको लेकर के उनको हम लोगों के साथ में बहुजन समाज पार्टी को हम लोगों के साथ में जोड़ने का काम किया है, लेकिन समय ज़्यादा हो गया, इसलिए उन्होंने अपना समय भी हमको देने का काम किया है। श्री रामनाथ रावत जी, श्री ब्रजेश चौधरी जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी, श्री नवीन चंद द्विवेदी जी, जो कि सरोजनी नगर विधानसभा में हम लोगों के बहुत पुराने साथी हैं और हर समाज में, खाली ब्राह्मण समाज में नहीं, हर समाज में कि वो चाहते हैं, क्योंकि वो 24 घंटे दिन रात उनके दरवाजे खुले रहते हैं लोगों के लिए, लोगों के काम के लिए। और श्री नवीन चंद द्विवेदी जी आज हम लोगों के साथ में यहाँ पर श्री जलीस खान जी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, तो मुझे इस बात का आश्वासन हो जाता है कि अब की बार श्री जलीस खान जी जो हैं विधानसभा में अवश्य पहुँच लेंगे और सरोजनी नगर से ये आपके एमएलए के रूप में जाने जाएंगे। श्री अरुण द्विवेदी जी, जो कि पूर्व में चुनाव भी लड़ चुके हैं यहीं से बगल की विधानसभा से। श्री अनिल अग्निहोत्री जी, माननीय राजेंद्र कुमार गौतम जी, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी लखनऊ। श्री नागेश्वर द्विवेदी जी, जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ साथ में हैं, बहुजन समाज पार्टी का जो ब्राह्मण समाज के भाईचारा का है पूरे मंडल का, वो उसके संयोजक हैं। श्री ललित तिवारी जी, जो कि जिला सचिव भी हैं और पूरे ब्राह्मण समाज को जोड़ने में, अन्य वकीलों अधिवक्ताओं को जोड़ने में हम लोगों के साथ में लगे हुए हैं। मोहम्मद यूसुफ जी, जिला अध्यक्ष। श्री देवेंद्र कुमार पासी, जो कि प्रभारी जो प्रत्याशी हैं मोहनलालगंज से, वो भी आपके बीच में। श्री कायम रजा जी, जो कि प्रत्याशी विधानसभा से, पश्चिम विधानसभा से हैं। श्री आशीष चंद्र श्रीवास्तव जी, जो कि प्रत्याशी मध्य विधानसभा से हैं, वो भी आपके बीच में हैं। श्री शिव कुमार दोहरे जी, श्री अरविंद गौतम जी, श्री नथुराम गौतम जी, श्री गंगाराम गौतम जी, श्री कमलेश गौतम जी, सीपी सिंह जी, तथा बहुत जितने बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित हमारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ मौजूद हैं। और इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ सरोजनी नगर विधानसभा में यहाँ पर आज बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता, और उसमें खास तौर से जो महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ उपस्थित हैं, वो दिखा रही हैं कि किस तरह से बदलाव अब की बार आने वाला है। और हम लोग अब की बार 5वीं बार उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करने वाले हैं। भाइयों, ये एक सरोजनी नगर विधानसभा की बैठक है और इसको देख करके हम समझते हैं, इस बैठक को जब देखा है उन्होंने, तो हम लोग जो ये एक विधानसभा की बैठक है और विधानसभा की बैठक में जो बड़ी बड़ी सभाएं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी लेकर के घूम रहे हैं, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें फीता काट रहे हैं, कहीं पर पत्थर लगा रहे हैं और पूरे मंडलों की और पूरे प्रदेश से बुला करके करते हैं, वो भी सरोजनी नगर की इस जो यहाँ पर सभा है उसमें वो छोटी पड़ जाती है और इसके आगे फीकी पड़ जाती है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, जितनी विधानसभाओं में हम लोग 95 मीटिंगें कर चुके हैं अब तक जाके, अलग अलग विधानसभाओं में उत्तर प्रदेश की।
और 75 जिलों में जा चुके हैं। और जिस तरह का आज जोश, जिस तरह से लोगों के अंदर गुस्सा इस सरकार से है और जिस तरह से इस सरकार को वो उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं और फिर से यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं, वो हर जगह हम लोगों को देखने को मिला। चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो चित्रकूट हो, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो मेरठ हो और चाहे सहारनपुर हो, चाहे शाहजहांपुर हो, पूरे प्रदेश में, और चाहे बुंदेलखंड में, चाहे झांसी हो और चाहे कहीं और भी हम लोग गए, जहाँ जहाँ गए तो वहाँ पर हर जगह हमको ऐसे ही एक देखने को मिला, जन सैलाब देखने को मिला, जो कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया को अब की बार अपनी पूरी ताकत झोंक करके तन मन धन लगा करके और 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए तत्पर हैं, ये देखने को मिला। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार सबने देखी, 2007 से 12 बहन मायावती जी की सरकार देखी, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सरकार चला करके बहन मायावती जी ने पूरे प्रदेश में दिखाने का काम किया कि कैसे सरकार चलती है, जिसमें सबको साथ में लेकर के चला जाता है, एक भाईचारा बना के चला जाता है, सर्व समाज को लेके चला जाता है, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का नारा ही बहन मायावती जी ने नहीं दिया था, उसको अमली जामा भी पहनाने का काम किया था। हर स्तर पे हर समाज के लोगों को उनको खास स्थान देते हुए, चाहे वो मंत्री पद की बात हो, चाहे वो अधिकारियों की बात हो, चाहे एमएलए बनाने की बात हो, चाहे चेयरमैन बनाने की बात हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह उन्होंने सबको साथ में लेकर के चलने का काम किया और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार चलाने का काम किया। लेकिन उसके बाद 2012 से 17 के बीच में सबने सरकार देखी, कैसी सरकार चली? समाजवादी पार्टी की सरकार। समाजवादी पार्टी की सरकार तो जब जब आती है उत्तर प्रदेश में, आते ही एक तूफान मच जाता है। और कैसा तूफान मचता है कि चारों तरफ लूट मार, डकैती, फिरौती, फिर लोगों के बलात्कार और दंगे फसाद, हर चीज शुरू हो जाती है पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में। जैसे ही वहां पर शपथ ग्रहण होता है, उसी के साथ साथ में ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। ये उन कहते हैं कि हमारी खासियत है, समाजवादी पार्टी कहते हैं हमारी खासियत है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने 5 साल में क्या करके दिखाया? कोई भी ऐसा काम नहीं बता पाते हैं जो कि हमने सर्व समाज के लिए किया। अपने लिए किया होगा, अपने किसी एक सीमित क्षेत्र के लिए किया होगा, जहां पर हर साल नाच गाना भी होता है। मुजफ्फरनगर में कांड हो रहा था, वहां पर लोग मारे जा रहे थे और वो वहां पर बैठ करके नाच गाना देख रहे थे। ये वो लोग हैं जो दंगा फसाद कराने में महारत रखते हैं। उन्होंने 1-2 दंगे नहीं कराए, 134 दंगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की देन है। और ये जो देन है उनकी, वो कभी कोई नहीं भूलेगा उत्तर प्रदेश का व्यक्ति, क्योंकि 134 दंगे माने रखते हैं। बहन मायावती जी की सरकार थी तो एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ, छोटा सा भी कोई ऐसा मामूली किस्सा भी नहीं हुआ जिसमें लोग उंगली उठा पाएं। लेकिन इनकी सरकार में तो सिर्फ और सिर्फ आपस में लड़ाना भिड़ाना, दंगे होते नहीं हैं, दंगे कराए जाते हैं। और दंगे कराने के लिए एक व्यक्ति नहीं चाहिए होता है, 2 लोग चाहिए और इनके साथ में वो जुड़े हुए हैं। कौन जुड़ा हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ में? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और ये बात हम लोग पहले जब कहते थे तो लोग कहते थे कि हम चुनावी बात कर रहे हैं, लेकिन असलियत तो लोगों के सामने 2003 में आ गई थी। और 2003 के बाद अभी भी 5-6 दिन पहले दोबारा आ गई। 2003 में किसने सरकार बनवाई थी समाजवादी पार्टी की? याद करिए, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सरकार बनवाई थी। 37 एमएलए बहुजन समाज पार्टी के लेकर के उसमें विलय कराने का काम सरकार बनाने के लिए किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष थे, जो कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के, उन्होंने एक असंवैधानिक आदेश पर पारित करके उनकी सरकार बनवाई थी। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से श्री मुलायम सिंह यादव जी के साथ में कल्याण सिंह जी,
उसके बाद जिनके बारे में कहते थे कि अरे इन्होंने तो बाबरी मस्जिद में विध्वंस किया, इन्होंने तो ये किया, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गए? वो श्री कल्याण सिंह जी के और मुलायम सिंह जी एक साथ बैठ करके और उन्हीं की पार्टी में चले गए। वो अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद विलय कर दिया। किसके साथ में? समाजवादी पार्टी के साथ में। इसी तरह से साक्षी महाराज जी, वो भी किस तरह से बाद में समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर के उनके यहाँ चुनाव लड़ने का काम किया, ये भी सबने देखा। और इतना ही नहीं, अभी हाल में तो तस्वीर सबने देख ली और हमारे ही कुछ साथियों ने भेजा हमारे पास, कहा कि आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब तो इनका एक ही सिक्के के दो पहलू एक साथ बैठ गए हैं, इकट्ठा बैठे हैं। उस तस्वीर में श्री मुलायम सिंह यादव जी, पिछले हफ्ते की जो तस्वीर है, श्री मुलायम सिंह यादव जी और आरएसएस के मुखिया श्री भागवत जी बैठ करके सोफे में दिल्ली में एक साथ गुटमैनी करके इस आने वाले चुनाव के बारे में तैयारी की बात कर रहे थे। कैसे अब की बार कैसे लोगों को भड़काया जाए, कैसे दंगा फसाद कराया जाए, कैसे भाषण दिए जाएं जिससे कि हमें भी फायदा हो और तुम्हें भी फायदा हो, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के वहां पर जो बड़े नेता नहीं बल्कि मंत्री लोग थे वो नतमस्तक थे, उस तस्वीर में सबने देखा। इसलिए इनको पहचानने की जरूरत है कि ये दोनों, इनकी तस्वीरें अलग होंगी, चेहरे अलग होंगे, लेकिन ये एक ही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में बनी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसका साथ दिया? किसी एक व्यक्ति का भी, किसी एक वर्ग का साथ दिया हो और जिसको धोखा न दिया हो, वो बताने का काम कोई कर नहीं पाता। इन्होंने सबसे वादे किए, महिलाओं से कहा कि महिलाओं तुम हमारे साथ में आ जाओ, हमको वोट दे दो। समाजवादी पार्टी की सरकार में रोजाना बलात्कार हो रहे थे, लोग तस्वीरें देखते थे, परेशान थे, महिलाएं पीड़ित थीं, तो तुम हमारे साथ में आ जाओ, हम तुम्हारी गैस भी कम कर देंगे, रसोई का खर्चा भी कम कर देंगे। भोली भाली महिलाएं, उन्होंने सोचा ये धर्म का मुखौटा पहन करके खड़े हुए हैं, धर्म का चोला पहन के खड़े हुए हैं, इनके साथ शायद ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे होंगे। उन्होंने उनको वोट दे दिया। उसके बाद क्या हुआ? लेकिन आज जो है, आज हम नहीं कह रहे हैं, आप एनसीआरबी की रिपोर्ट जो कि इनकी खुद की, इनकी संस्था है, इनकी केंद्र की रिपोर्ट है, इनकी अपनी रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, उसके अंतर्गत भी आज क्या खुलासा है कि हर 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में एक महिला के साथ बलात्कार होता है और दुराचार होता है। क्या यही सुरक्षा मांगी थी इनसे? क्या यही सुरक्षा देने का वादा किया था? याद करिए बहन मायावती जी को, जिन्होंने महिला थाना बनाने का काम किया था पूरे उत्तर प्रदेश में। महिला थाना बना करके महिलाओं को सुरक्षा तो देने का काम किया ही था, लेकिन ऐसे भी जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो कोई भी महिला रात के 12 बजे भी अगर जरूरत पड़ती थी वो घर से निकलने में हिचकती नहीं थी। और क्यों नहीं हिचकती थी? क्योंकि वो जानती थी कि उसकी तरफ कोई गलत निगाह उठा के नहीं देख सकता। और क्यों नहीं देख सकता? इसलिए क्योंकि वो ये भी जानती थी कि इस प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी हैं और किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारी तरफ गलत निगाह उठा के देख ले। इन्होंने कहा कि हम सिलेंडर दे रहे हैं गैस का 200 रुपए सब्सिडाइज कर दिया। उसके बाद क्या किया? आज तो 1200, 1300 को पार कर दिया। डीजल के और पेट्रोल के दाम 100 के पार कर दिया, डीजल 110 के पार कर दिया, पेट्रोल। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हर चीज महंगी हो गई और महंगी होकर के रसोई में सबसे बड़ा उसका असर पड़ा। जितनी भी चीजें रसोई की होती हैं, चाहे अनाज खरीदने की बात हो, चाहे कुछ और हो, आज सब इतना महंगा कर दिया कि महिलाओं की तो रसोई की कमर ही तोड़ दी इन्होंने। इस तरह के महिलाओं से वादा किया था। इसी तरह से किसानों से इन्होंने कहा था कि हम तुम हमको वोट दे दो, हम तुम्हें जो है तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे। किसानों ने सोचा कि ठीक है, ये तो हमारी आमदनी 2 गुना की बात करते हैं, इनको वोट दे दो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? किसानों के साथ भी बड़ा धोखा हुआ। कितना बड़ा धोखा हुआ? उनके ऊपर 3 काले कानून लाद दिए। ऐसे कानून बना दिए कि किसान को मजबूरन अपनी जमीन पट्टा में देनी पड़ेगी। और किसको देनी पड़ेगी? उन्हीं उद्योगपतियों को जिन्होंने पूरा देश खरीद लिया, जिनके नाम पे पूरा देश इन्होंने बेच दिया। पहले सारी संस्थाओं को कंगाल बनाया
बैंकों को कंगाल कर दिया, लाखों करोड़ रुपए लेके बैंक से घोटाला करके लोग विदेश में भाग गए और उसके बाद बैंक को कंगाल करने के बाद उनके हाथों में बेचने की योजना बना दिया उन्हें पौने दाम पे। और क्यों? क्योंकि सरकारी संस्था है, एक एक करके सारी सरकारी संस्थाएं इस देश की, चाहे वो तेल बनाने वाली कंपनियां हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बिजली घर हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे जहां जहां भी हो, हर जगह इन्होंने उसको बेचने का काम इन संस्थाओं को इन्होंने उद्योगपतियों के हाथ में बेच दिया। और इसके पीछे नीयत क्या थी कि इस देश को अपने कब्जे में ले लो, जब हम ही बिजली देंगे, हम ही पानी देंगे, हम ही रेल चलाएंगे, हम ही बैंक चलाएंगे, तो सब के सब हमारे हाथों में बिकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ये जो उद्योगपति हैं उनको हजारों करोड़ रुपया चंदा देने का काम करते हैं उनकी सरकार चलाते समय। और इसका नतीजा क्या हुआ? आज पूरे देश में ही, प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में जितनी भी सरकारी नौकरियां थी सब धीरे धीरे करके खत्म हो गई। जब नौकरियां खत्म हो गई तो रिजर्वेशन तो अपने आप ही खत्म हो गया, किसी को भी नौकरी नहीं मिल रही है। प्रदेश में जितनी नौकरियां सरकारी थी लाखों की संख्या में पीडब्ल्यूडी में मिलती थी, इरिगेशन डिपार्टमेंट में मिलती थी, नगर निगम में मिलती थी, नगर पालिका में मिलती थी, ब्रिज कॉरपोरेशन में मिलती थी, जल निगम में मिलती थी, इसी तरह की अन्य संस्थाओं में मिलती थी। इन्होंने वहां सब रोक लगा दी, कहा कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी यहां पर। और करा क्या जाएगा? कुछ ठेकेदारों के हाथों में उनको बेचने का काम कर दिया और कहा ठेकेदारी में नौकरी दी जाएगी। ठेकेदार आज आपको 500 रुपए देगा, 5000 रुपए देगा और उसके बाद ठोकर मार के भगा देगा। इसीलिए हमारे नौजवान आज सड़कों में घूम रहे हैं। उनसे कहा था कि वादा किया था कि 2 करोड़ तुम्हें जो है हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियां तो नहीं दी, उनसे छीनने का काम किया। जहां जहां नौकरियां होती थी वहां पर सरकारी नौकरियां मिलती थी, उनको निजी हाथों में बेच करके करने का काम किया। और क्या सलाह दी उनको जब उन्होंने घेराव कर लिया विधानसभा का आके? उनको लाठियां दी, डंडे दिए, सर फोड़ दिया। और उसके बाद क्या सलाह दी? सलाह ये दी कि जाओ तुम पकौड़ा बेचो। पकौड़ा बेचने का काम, सब्जी बेचने का काम, ठेला लगाने का काम, खुंचा लगाने का काम और इस तरह की जितनी छोटी मोटी दुकानें हैं उनको लगाने का काम, ये काम बहुजन समाज पार्टी कभी भी बुरा नहीं मानती है। क्योंकि हमारी पार्टी ही गरीबों के लिए लड़ती है, इन्हीं के लिए लड़ती है, इन्हीं के लिए बनी है, इन्हीं के लिए दिन रात काम करती है, लेकिन धोखा नहीं देती। पढ़े लिखे जो पीएचडी और इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के नौजवान है, पहले उनसे तो वोट मांगो और फिर कहो कि तुम पकौड़ा बेचने का काम करो। इस तरह का धोखा बहन मायावती जी नहीं करती। बहन मायावती जी ने तो आते ही नौकरी देने की झड़ी लगा दी थी पूरे उत्तर प्रदेश में। उन्होंने 1-2 नहीं 23 लाख से ज्यादा नौकरियां अपने 5 साल के कार्यकाल में दी थी। पहले ही 6 महीने के अंदर उन्होंने 1,10,000 से ज्यादा सफाई कर्मियों को नौकरी दी। उसके बाद 2 लाख अध्यापकों को उन्होंने नौकरी दी, 2 लाख से ज़्यादा पुलिस वालों को नौकरी दी। उन्होंने हर स्तर पर नौकरी देने का काम किया और इसी प्रकार से पूरे 5 साल तक सर्व समाज के लोगों को नौकरी देने का काम किया। इनकी तरह नहीं कि कहते हैं कि आ जाओ, सरकारी प्रोग्राम बनाते हैं, राजनीतिक प्रोग्राम को पहले सरकारी बनाते हैं, पैसा सरकार का लगाते हैं, सारी व्यवस्था सरकार करती है और उसके बाद पत्थर लगाते हैं, फीता काटते हैं और उसके बाद वोट मांगने का काम करते हैं। और नौजवानों से, लड़के लड़कियों से कहते हैं कि हम तुमको मोबाइल दे रहे हैं, हम तुमको 5000 का मोबाइल और 5000 का एक आईपैड देंगे, इसको लेकर के हमको वोट दे दो। वोट खरीदने के लिए बहन मायावती जी उनमें यही फर्क है। बहन मायावती जी वोट खरीदने के लिए 5000 रुपए का एक बार 5 साल में कोई मोबाइल देने का काम नहीं करती हैं, वो नौकरी देने का काम करती हैं, रोजगार देने का काम करती हैं कि हर महीने तुम जो है खुद 40-50 हज़ार रुपए कमा करके और हर महीने अगर चाहो तो 5-5 मोबाइल, 10-10 मोबाइल खरीद करके बांट भी सकते हो, अपना घर भी चला सकते हो। वो इस तरह की योजना बनाने का काम करती है। किसानों के साथ में धोखा तो दिया ही इन्होंने, उनकी आमदनी 2 गुना नहीं की। 25 रुपए गन्ना का दाम बढ़ाया इन्होंने, वो भी 1 महीना पहले। बहन मायावती जी ने क्या किया था अपनी सरकार में, जब 2007 से 12 के बीच में 125 रुपए क्विंटल
खाली गन्ना का दाम मिलता था किसानों को, उन्होंने उसको बढ़ा करके 250 रुपए करके और 2 गुना करने का काम किया था। बहन मायावती जी ने किसानों को हर सुविधा देने का काम किया, महिलाओं को जैसे बढ़ाने का काम किया। हर परिवार में जो महिला होती थी मुखिया, उसके हाथों में हर महीने जो गरीब परिवार हो या महिलाएं जो गांव में रहती हैं, उनके हाथों में 400 रुपए पहुंचाने का काम बहन मायावती जी ने उनके खर्च के लिए देने का काम एक योजना बना के किया था। जो लड़कियां पैदा होती थी गरीब घर में, उनके लिए बहन मायावती जी ने ऐसी योजना बनाई कि लोग दुख न मनाएं, लोग सुखी हों, खुश हों कि हमारे घर में एक लड़की आई। वो एक बैंक ड्राफ्ट दिलवाती थी सरकारी अधिकारी को भेज करके कि जब 18 वर्षीय वो लड़की होगी तो उसके हाथ में 1 लाख रुपया उसके खुद के खाते में होगा। पूरे उसकी पढ़ाई मुफ्त, शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ाई की जो जिम्मेदारी थी, ऐसी लड़कियों की सरकार ने कहा था हम खुद उठाएंगे। उन्होंने झोपड़ियों में जा करके, और जिस तरह से ये लोग जाते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं, नाटक करते हैं, नाटक करके और वहाँ पर क्या करते हैं, खाना खाते हैं, कहते हैं हम तो दलितों के घर में आए हैं, गरीबों के घर में आए हैं, हम यहाँ पर झोपड़ी में देखो खाना खा रहे हैं, और मीडिया को साथ में ले जाते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं। और लेकिन उस असलियत क्या उसके पीछे होती है? पहले से खाना जाता है बन करके, पहले से इनके बर्तन जाते हैं, और उसके बाद जा करके ये दिखावे के लिए वहाँ पर बैठ करके खाना खाने का काम करते हैं और तस्वीर खिंचवाते हैं। बहन मायावती जी ऐसा नहीं करती। बहन मायावती जी झोपड़ी में ना जा करके, झोपड़ी में जो लोग रहते हैं उनको झोपड़ी से निकाल करके और 2-2 कमरे के पक्के मकान मुफ्त में देने का काम बहन जी मायावती जी ने किया। और 1-2 नहीं किया उन्होंने। मानवर काशीराम जी आवास योजना के नाम से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में 20 लाख से ज़्यादा मकान ऐसे लोगों को दिए, गरीब परिवारों को, सर्व समाज के, और मुफ्त में देने का काम किया। 80 लाख जो मकान और बन रहे थे उसको रुकवाने का काम इन्होंने, समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई तो उन्होंने किया, उसको रोक दिया, बंद कर दिया। वरना बहन मायावती जी की योजना थी कि अगले 5 साल में अगर सरकार हमारी रहती है तो अगले 5 साल में एक भी व्यक्ति ऐसा ना बचे उत्तर प्रदेश में जो कि झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हो, उसके पास अपना खुद का मकान हो और अपनी सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उसके अपने घर में रहने का काम करे। ऐसी योजना बहन मायावती जी ने बनाई थी। इन्होंने तो किसानों को कुचलने का काम किया, किसानों को दबाने का काम किया, कुचल के मार देने का काम किया, और जिसने मरवा दिया उसको अपने बगल में बैठाल करके और तस्वीर खिंचवाते हैं रोजाना, किसानों को डराते हैं कि देखो जिसने कुचलवा दिया वो मेरे बगल में मंत्री की हैसियत से बैठा हुआ है, और अभी चुनाव निकल जाएगा जब तो हम तुमको फिर से असलियत दिखाने का काम करेंगे। इनके मंत्री ने तो कही दिया कि ये जो 3 काले कानून हम वापस ले रहे हैं, दबाव में आकर के ले रहे हैं, इनको दोबारा हम लाने का काम करेंगे, ये चुनाव के लिए वापस लिया जा रहा है, इसकी घोषणा उन्होंने कर दी। और इन 3 काले कानूनों में क्या है कि आपकी जमीन हमेशा के लिए आपसे चली जाएगी। इसलिए किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बेरोजगार ये हो, और चाहे अध्यापक हो, अध्यापक लोगों के साथ में क्या किया इन्होंने? जो वित्त विहीन शिक्षक थे उनके अध्यक्ष हमारे साथ में बैठे हुए हैं आज मंच में भी, श्री बागी जी। वित्त विहीन शिक्षकों के साथ में पहले तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम हमारे साथ जुड़ जाओ और हम तुम्हें सम्मानजनक मानदेय देंगे। 20 लाख से ज़्यादा ऐसे शिक्षक पूरे प्रदेश में उनके साथ में जुड़ गए, लेकिन उनको मिला क्या? अंत तक जब कुछ नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी वाले खड़े हो गए। 5 साल धोखा खा लिया तुमने, अब तुम मेरे साथ आ जाओ, हमें वोट दे दो, हम तुम्हारे लिए ये सारे कार्य करेंगे। वो भोले भाले शिक्षक, उन्होंने जा करके भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत करने का काम किया, उनको वोट देने का काम किया। लेकिन जब 4.5 वर्ष हो गए, दुखी होकर के ये जब उनके पास गए तो उनको घर में घुसने, उनको ऑफिस में नहीं घुसने दिया गया। तब उन्होंने निश्चय किया कि हम विधानसभा को घेरने का काम करें। उन्होंने भी, वित्त विहीन शिक्षकों ने, महिलाएं भी थी उसमें, उन्होंने विधानसभा को जब घेरा तो उनके साथ में भी क्या हुआ? उनको भी लाठी मिली, उनको भी डंडे मिले, उनके भी सर फोड़े गए। और जब उसमें एक महिला अध्यापिका ने अपना सर मुड़ा लिया विधानसभा के सामने,
मीडिया के लोगों ने पूछा कि भाई सर क्यों मुड़ाया तुमने, तो उसने कहा कि ये सर तो हमने इसलिए मुड़ाया है क्योंकि हम इनकी अंत्योष्टि, सामूहिक अंत्योष्टि की घोषणा कर रहे हैं और इनकी अंत्योष्टि इस सरकार की कर रहे हैं। उन्होंने, उस महिला ने जब ये कहा, अगले दिन अखबार में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, इतना नाराज हो गए पढ़ के वक्तव्य मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के, जो कि कहते हैं कि हम तो महात्मा हैं, हम तो महाराज हैं, हम तो योगी हैं, हम तो धर्मात्मा हैं। उन्होंने क्या कहा? ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति ने क्या कहा उस महिला के लिए और अध्यापकों के लिए? उन्होंने कहा कि ये जो अध्यापक बनते हैं, जो ये अध्यापक बने हैं, ये इनका तो यही हर्ष होना चाहिए था। और क्यों? क्योंकि ये वही अध्यापक इस जन्म में बनता है जो कि पिछले जन्म में जिसने पाप किए हों, जिसने कुकर्म किए हों, वो कुकर्मी जो है इस जीवन में अध्यापक बन के आ रहा है। और ऐसी बात उनके बारे में कहना जो हम लोगों को, हमारे गुरु लोग, गुरुजन लोग जो हम लोगों को पढ़ाते हैं, पढ़ लिख करके आज हम लोग आपके सामने खड़े हुए हैं, हमारे सारे साथी मंच में जो आपके सामने हैं, आप लोगों में से जो सब पढ़ लिख करके यही लोग तो पढ़ाते हैं। और पढ़ाने के बाद आज अगर परेश मिश्रा जी यहाँ मौजूद हैं जो कि बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे हैं, हम आपके सामने मौजूद हैं, श्री जलीस खान जी मौजूद हैं जो कि एक अधिवक्ता भी हैं और पढ़े लिखे अधिवक्ता और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, चाहे नकुल दुबे जी हों, चाहे अन्य यहाँ पर लोग हों, उनके लिए, उनको पढ़ाने वालों के लिए कहना कि वो लोग तो पापी हैं, पिछले जन्म के पापी हैं, ऐसी सोच जो रखता हो, क्या उसको आप धर्मात्मा कहेंगे? क्या उसको आप महात्मा कहेंगे? महाराज तो अपने आप को सब लोग कह लेते हैं, जो चाहे अपना नाम दे दीजिए, लेकिन ये कहिए कि हम लोग तो खाली चोंगा पहने हुए हैं, हम धर्म के नाम पर झूठा चोंगा पहने हुए हैं, धर्म के नाम का झूठा मुखौटा पहन करके आपके बीच में आए। हमारी तो हर वाणी, जो हम इनकी जो वाणी होती है वो भी आपने सुनी कि क्या बोलते हैं, कहते हैं हमारी तो रोको और ठोको की नीति है, रोक दो और ठोक दो, बुलडोजर चला दो। हम तो क्या यही काम है धर्मात्माओं का, या यही काम है मुख्यमंत्री का, जो मुखिया होता है प्रदेश का? या तो कह दीजिए कि हम धर्म का चोंगा उतार रहे हैं, नहीं पहन रहे हैं, हम तो पहनने आ रहे हैं वही जो हिटलर पहनता था, जो मुसोलिनी पहनता था, जिन्होंने पूरे देश में और प्रदेश में इस तरह के काम कराए थे, हत्याएं हो गई थी। उसी प्रकार से आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो अपना चेहरा बदल दो, डराने का काम बुलडोजर से बंद करो और इस तरह के वक्तव्यों से बंद करो। ये कहना बंद करो कि हम तो बुलडोजर चला देंगे। अरे अब बुलडोजर चलाने का समय गया। आपने मार दिए होंगे, 100 से ज़्यादा इनकाउंटर कर दिए ब्राह्मण समाज के, 500 से ज़्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या हो गई पूरे उत्तर प्रदेश में 5 साल से। और कहते हैं कि ब्राह्मणों को सबक सिखाना है मुझे, जैसे कि डराने का काम करते हैं अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों को, और जैसे कि बेइज्जत करने का काम करते हैं पिछड़ा वर्ग समाज के और ब्राह्मण समाज के लोगों को, और दलित समाज को तो कहते हैं कि हमें इनसे घृणा है, इनको तो हम देखना भी पसंद नहीं करते हैं, खाली वोट के समय पसंद करते हैं इनको, वो भी दूर से, हमारे नज़दीक नहीं आने चाहिए, हमारे पास नहीं आने चाहिए। और इस तरह की जो सोच रखता हो, चाहे ये हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, जिन्होंने संवैधानिक जो बिल था उसको फड़वाने का काम संसद के अंदर दोनों ने मिलकर किया हो, इनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये खाली चोला पहन करके आपको डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, लेकिन अब वो भी वक्त चला गया, अब वो भी इनके हाथों से चला गया। कहते हैं कि ब्राह्मण समाज को भी इतना हम दहशत कर देंगे पैदा कि वो अंततः उत्तर प्रदेश से बाहर जाने का काम करें। मैं उनको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज ये 500 और 1000 नहीं है। ब्राह्मण समाज के लोग उत्तर प्रदेश में 14% हैं। 14% 25 करोड़ में 3 करोड़ के ऊपर होते हैं। और ये लोग जो हैं ये भगवान परशुराम की वंशज हैं। ये लोग डरने और दबने वालों से नहीं हैं। इनको डराने और धमकाने की कोशिश बंद कर देनी चाहिए। ये उनमें से नहीं है कि आपने कहा डराया, धमकाया, धमक गए। अब आ गया है समय, जो बुलडोज़र दिखा रहे हैं, ये जो बुलडोज़र दिखा के डराने का काम कर रहे हैं, उस बुलडोज़र का स्टीयरिंग
एक बटन के नाम से अब की बार यहाँ की जनता के हाथ में आ गया है और उस बुलडोजर को सरकार जो इस तरह की चल रही है उसके ऊपर चलाने का काम यहाँ की जनता हाथी का बटन दबा करके करने का काम करेगी और अपनी सरकार बनाने का काम करेगी और इनको यहाँ से बाहर भेजने का काम यहाँ की जनता करने का काम करेगी। इनसे ये आपको मालूम है किस तरह से इनकी सोच है। दलितों के बारे में जो सोच है वो तो किसी से छुपी नहीं है और कैसे हाथरस में इन्होंने दलित लड़की के साथ में किया वो भी सबने देखा है कि एक दलित परिवार की लड़की, उसका पहले बलात्कार होता है, बलात्कार होने के बाद में उसका शरीर, मृत शरीर जब मर जाती है, मृत शरीर भी घर वालों को नहीं देते हैं। घर वाले लोग रोते रहे, भिलकते रहे, माँ चिल्लाती रही कि हमको अच्छा दिखाई दो, मत दो शरीर, हमको दिखाने का काम तो कर दो उसका चेहरा, लेकिन नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय से फोटो चली गई, टेलीविजन में दिखाया गया कि मुख्यमंत्री जी स्वयं बैठ करके और टेलीविजन में नज़ारा देख रहे हैं और जिला अधिकारी वहाँ खड़ा है, 24 घंटे से खड़ा है और उसको आदेश पे आदेश दिए जा रहे हैं। टेलीफोन लेकर के वो निर्देश ले रहा था और उनसे कहा गया कि किसी हालत में इस मृत शरीर को परिवार वालों को नहीं देना है, क्योंकि इसमें जो लोग फंसे हुए हैं, जो आरोपी हैं, वो हमारे अपने हैं और उनको बचाना हमारा कर्तव्य है, इसलिए इसका शरीर मत देना। और फिर क्या हुआ, रात के 2:30 बजे 2 कांस्टेबलों को ले जा करके और जाके खेतों में मिट्टी का तेल डाल करके और उसको जलाने का काम किया। इतना घृणित कार्य किया, इनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जिस तरह से ब्राह्मणों का चेहरा नहीं देख सकते, जिस तरह से समाजवादी पार्टी नहीं देखती थी, जिस तरह से राजा राम पांडे जी जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक भी रहे थे, उनके साथ में इतनी बेइज्जत करा गया उनको समाजवादी पार्टी में, क्योंकि उनके लिए ब्राह्मण समाज उनका पहला और आखिरी दुश्मन, पहले ब्राह्मण समाज का नाम लेते थे और किस तरह से बेइज्जत किया था। मंत्रालय छीना, घर छीना, बंगला छीना, अपने घर से निकाल के बाहर फेंक दिया। इतना उनको अफसोस हुआ, इतना दुखी हुए कि अपने घर पहुंचते पहुंचते उनका हृदय रुक गया और उनकी मौत हो गई थी। तो उसी प्रकार से ये भी जो है कहते हैं ब्राह्मण समाज का तो नाम भी नहीं सुन सकते, उसका चेहरा देखते ही इनका चेहरा लाल हो जाता है, गुस्से से नाराज हो जाते हैं ब्राह्मण समाज का नाम सुनते ही, और वो इनके चेहरे में दिखने लगता है। और उसके बाद क्या हुआ वो भी देखा आपने, किस तरह से एक 16.5 साल की लड़की खुशी दुबे, उसके पति को तो एनकाउंटर में मार दिया गोलियों से, और उसके बाद उसको भी उठा ले गए। 1.5 दिन पहले शादी होकर के आई थी, 1 दिन पहले जो लड़की दूसरे परिवार से आकर के शादी होकर के आई थी, उसके हाथों की तो मेहंदी भी नहीं सूखी थी, उसको भी उठा ले गए और जेल में बंद कर दिया। आज 1.5 वर्ष हो गया है और 1.5 वर्ष से उसकी बेल नहीं होने दी, क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यालय उसकी बेल को सीधे सीधे उसको देख रहा है कि कैसे किसी भी हालत में बेल ना होने पाए। इसके लिए चाहे झूठा हलफनामा दाखिल करना पड़े, झूठे दस्तावेज बनाने पड़े, लेकिन उसकी खुशी दुबे की बेल नहीं होनी चाहिए। और कब तक बेल नहीं होनी चाहिए, इसका भी खुलासा उन लोगों ने कर दिया। अभी रेणु शर्मा नाम की ब्राह्मण समाज की एक महिला, जो कि सामाजिक महिला थी, राजनीतिक महिला थी, राजनीति में थी, उसने वो हाथरस की वो भी थी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष थी, उसने पूर्व ब्लॉक प्रमुख थी, उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे उनको उसने हराने का काम किया था। फर्जी मुकदमे लगा करके खाली उसके ऊपर नहीं लगाए, पूरे घर भर के ऊपर लगा दिए, पति के ऊपर, उनके दोनों देवर के ऊपर, घर में जितने लोग थे सबके ऊपर लगा करके एक को एक जेल में, दूसरे को दूसरे जेल में, तीसरे को तीसरे जिले के जेल में भेजने का काम किया और उस महिला को भी जेल में भेज दिया और जेल में बंद रखा, जेल में बंद रखे रहे फर्जी मुकदमा बना करके। अंततः जब अदालत ने पाया कि ये तो बिल्कुल ही फर्जी मामला है, इस महिला को जेल में नहीं रख सकते, तो उन्होंने बेल दे दी। जब बेल दे दी, ये अभी 1 महीने 1.5 महीने की पुराना बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है, बेल दे दी तो इनको बहुत झटका लगा। मुख्यमंत्री कार्यालय उसको सीधा देख रहा था तो पूछा कि बेल क्यों हो गई? चलो बेल हो गई, अब उसको जेल से बाहर मत आने देना।
1 दिन 2 दिन 15 दिन तक हो गए बेल होने के बाद, 15 दिन हो आने के बाद भी उस ब्राह्मण महिला को इन्होंने जेल से बाहर नहीं आने दिया। और कब आने दिया? जब उसकी मृत्यु हो गई, उसके मृत शरीर को ही जेल से बाहर आने का काम इन्होंने किया। ये वो सरकार है। इसी तरह से इंतजार ये खुशी दुबे का भी कर रहे हैं कि कब इनको ये सूचना मिलेगी और ये खुश हो जाएंगे कि अब उसकी मृत्यु हो गई, अब उसका मृत्यु शरीर बाहर भेज दिया जाए और अब दे देंगे हम उनके परिवार वालों को। इस तरह की जो सरकार है उसके बारे में आपको सोचने के लिए गंभीरता पूर्वक सोचना पड़ेगा। खाली मंदिर का नाम लेने से नहीं, खाली राम का नाम लेने से ये महात्मा नहीं बन जाते हैं। इनका असली चेहरा कुछ और है। राम को तो सिर्फ नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि इनको वोट मांगना है, राम के नाम पे वोट मांगना है, इसलिए राम का नाम लेते हैं। वरना राम का नाम लेकर के और बगल में छुरी रखने का काम भारतीय जनता पार्टी करने का काम करती है, जो उसने हमेशा करके दिखाने का काम किया। राम एक आस्था के लिए हम लोगों के भगवान हैं, हम लोगों के ईश्वर हैं, हम लोग उनकी पूजा करते हैं, हम लोग सम्मानजनक रूप से उनका अपने घरों में मंदिरों में पूजा करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं? उनको बाहर लेके घूमते हैं, उनको हाथ में लेके चलते हैं और कहते हैं कि राम के नाम पे वोट दे दो हमको। राम के नाम पे वोट मांगने, राम को एक वोट मांगने की वस्तु बना ली इन्होंने और उसी के नाम से, उनके नाम से कहते हैं हमको वोट देने का काम करो। मंदिर आज तक नहीं बनाया, आगे कब तक बनाएंगे ये भी किसी को नहीं मालूम। लाखों लाख करोड़ों रुपया इन्होंने इकट्ठा कर लिया मंदिर के चंदे के नाम पे, कहां ले जाके इस्तेमाल कर रहे हैं। 23 जुलाई को जब अयोध्या गए थे तो हम तो सीधे सीधे मंदिर में जाके भगवान रामलला के दर्शन करने गए थे। हमने तो सोचा था कि यहाँ भव्य मंदिर बना होगा, हम मंदिर में जाके दर्शन करेंगे, लेकिन वहां तो वही स्थिति थी जो 2 साल पहले थी। 2 साल पहले जिस तरीके से थे उसी तरह से थे। मंदिर के नाम से तो नींव खुदना भी शुरू नहीं हुई थी, बनने की बात तो दूसरी है। पैसा इकट्ठा हो रहा, खाली पैसा इकट्ठा किया जा रहा उनके नाम से, इसलिए इनकी नियत ही दूसरी है। और इसीलिए आपने देखा इनकी अलग सोच है सनातन धर्म के बारे में, ये इनकी सोच भी अलग है। सनातन धर्म के विरोधी हैं, सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं, योजनाबद्ध तरीके से खत्म करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो महिलाओं के बारे में पता नहीं क्या इनको दिक्कत है कि महिलाओं का मान सम्मान नहीं कर सकते, और इतनी दिक्कत है कि ये सीता का नाम भी नहीं लेते हैं। वे राम का नाम लेंगे, सीता का नाम कभी नहीं लेंगे। कभी सुना आपने इनको सीताराम कहते हुए? कभी भी सीताराम करके नहीं बोलेंगे। हम लोग तो जब किसी से मिलते हैं तो सीताराम कहते हैं और इस तरह से बोलने का काम करते हैं। लेकिन ये जो है सिर्फ राम का नाम लेते हैं, जबकि इनको अच्छी तरीके से मालूम है कि बिना सीता राम नहीं है और बिन सीता राम नहीं हो सकते। लेकिन ये चूंकि महिलाओं से इनको दिक्कत है, इसलिए सीता का भी नाम नहीं लेंगे। बिठूर में जाकर के देखिए, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, जहां सीता जी रही थी, लव कुश भी रहे थे वाल्मीकि आश्रम में, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में 150 रुपया खर्च करके, 150 करोड़ रुपया खर्च करके हम लोगों ने वहां का समग्र विकास किया। वाल्मीकि आश्रम बनाने का, वहां का वाल्मीकि जी का मंदिर बनाया, सीता रसोई बनाई, सीता मंदिर बनाने का काम किया। जितना भी वहां पर ध्वस्त चीजें थी उसको दोबारा से ठीक करके और समग्र विकास करने का काम किया। इसलिए भाइयों, ये किसी के नहीं है। ये किसानों को जब कुचल के मार सकते हैं, महिलाओं का हर 2 घंटे में उत्पीड़न देख सकते हैं, कि जो नौजवान लोग हैं उनको नौकरी के नाम पे धोखा दे सकते हैं, तो इसी प्रकार से ये आपके बीच में आकर के वोट मांगते समय फिर से धोखा देने का काम करेंगे और धोखा देंगे आपको। इसीलिए इनका असली चेहरा पहचान के रखिए, इनको जान के रखिए कि इनके चेहरे के पीछे, इनके मुखौटे के पीछे इनका जो असली रूप है वो देखिए। वो जो 300 करोड़ रुपया ये अपने ऊपर खर्च करते हैं हर महीना, खाली अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपना दिखाने के लिए कि मैं कितना काम कर रहा हूँ। 3600 करोड़ रुपया साल में, 20,000 करोड़ रुपया 5 साल में इन्होंने सिर्फ अपने विज्ञापनों के लिए खर्चा कर दिया, अपना चेहरा दिखाने के लिए, अखबार के हर पन्ने में चेहरा दिखा करके और डराने के लिए कि देखो मेरा चेहरा, और डर जाओ, भयभीत हो जाओ और वोट हमको दे दो, नहीं तो फिर सोचो क्या होगा। बुलडोजर खड़ा है, रोको ठोको की नीति खड़ी है, गोली मार देने की नीति खड़ी है, तोड़ देने की नीति खड़ी है, तो इससे भयभीत हो जाओ, वरना हमको वोट दे दो। अगर यही 20,000 करोड़ रुपए इन्होंने
गरीबों के लिए लगा दिए होते, स्कूलों में लगा दिए होते, तो आज जो स्कूलों की हालत जो इतनी खराब है वो कहीं नजर नहीं आती। जो लोग मर गए कोरोना में, लाखों लाख चलते चलते मर गए, दवाई की वजह से दवाई नहीं मिली, डॉक्टर नहीं मिला, उसकी वजह से मर गए, ऐसी मौतें नहीं होती। ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत नहीं होती, जलाने और दफनाने की जगह भी नहीं मिली, लकड़ी खत्म हो गई, लोगों को नदियों में फेंक दिया गया और बालू में गड़वा दिया इन्होंने। जहां जानवरों ने उनको नोचा खसोटा, वो भी सबने देखने का काम किया कि किस तरह के दृश्य हम लोगों ने इनकी 5 साल की रहती हुई सरकार में हम लोगों ने देखा है। तो इसलिए मेरा सरोजनी नगर जो यहाँ पर आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं और इतनी बड़ी विशाल जनसभा में लोग आए हैं और इकट्ठा हुए हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सरकार अगर आप चाहते हैं तो ये आपकी अपनी सरकार जो होगी उसमें बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपको अपनी पूरी ताकत झोंक देनी पड़ेगी। 1 हफ्ते के अंदर चुनाव घोषित हो जाएगा, 1 हफ्ते के बाद आप चुनाव के मैदान में होंगे। इस 1 हफ्ते को आप अपने लिए निकालिए। आप ये मत सोचिए कि श्री जलीस खान जी चुनाव के मैदान में हैं। हमारे लिए तो आप सब जितने लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, वो हमारे प्रत्याशी हैं। उनको हमारे प्रत्याशी के रूप में यहाँ आप एक प्रत्याशी मानिए अपने आप को। जब प्रत्याशी मानेंगे आप तो अपने आप वो सब काम करेंगे जो कि आपको एक प्रत्याशी के रूप में करना चाहिए। ये 24 घंटे अगले 10 दिन 15 दिन जो भी हैं उसको देने का काम आप अपने लिए करिए, अपने परिवार के लिए करिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए करिए, इस प्रदेश के भविष्य के लिए करिए और आने वाली नस्ल के करिए, वरना वो कभी माफ़ नहीं करेंगे कि आप श्री जलीस खान जी तो उस स्थान से हैं, ये पढ़े लिखे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबके बीच में उठते हैं बैठते हैं और ये वकील हैं। आपके लिए तो ऐसे भी वकील होने के नाते इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ सिर्फ क्योंकि हम भी अधिवक्ता हैं, लेकिन ठीक है ये भी अधिवक्ता है। हमारे अधिवक्ता साथी जितने हैं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आए, तो वो लोग जो हैं वो जानते हैं कि आपके हर काम के लिए 24 घंटे इनके दरवाजे खुले हैं। हर जाति, हर धर्म, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नौजवान हो, चाहे लड़के हो, इनके लिए खड़े। आपको सभी को मालूम है, यहाँ के सरोजनी नगर के लोग सब जानते हैं कि हमारा जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारा तो यहीं पर मेडिकल कॉलेज भी है। हमारे पिताजी के नाम पे TS मिश्रा मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, नर्सिंग कॉलेज, ये सारी चीज़ें यहीं पर हैं, आपके इसी उसमें हैं। और श्री जलीस खान जी को मैं इस बात के लिए खास तौर से जब इनका नाम आया कि ये चुनाव में आना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो हमने खुद कहा, हमने अपनी पार्टी की मुखिया से भी कहा, अपनी पार्टी की नेता से भी कहा कि इनसे अच्छा हमको यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता, क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से ये गरीबों की सेवा करते रहे। कोरोना के दौरान में किस तरह से लोगों को लेके आते थे हमारे अस्पताल में, रोज़ाना इनके माध्यम से लोग आते थे, उनका वहाँ फ्री इलाज होता था और कराने का काम। तो ये जिस तरह की ये सोचने का काम करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, तो श्री जलीस खान जो हैं, आज आपको देख करके आप लोगों की यहाँ पर जो इतनी अपार भीड़ है, इस विधानसभा में इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई है, इसको देख के मुझे पूरा विश्वास है कि हर समाज के लोग, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, चाहे वो पिछड़ा वर्ग समाज के लोग हों और चाहे वो महिलाएं हों, ये सब के सब जो हैं अब की बार बहुजन समाज पार्टी के हमारे प्रत्याशी श्री जलीस खान को अवश्य जिता करके और विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। इनको भेजने के बाद आपको मालूम है कि आपकी समस्याओं में जिस तरह से दिन रात खड़े रहते हैं, यहाँ लगे रहते हैं, तो आप इनके हाथ और मजबूत करेंगे और इनके हाथ अब इस तरह से मजबूत करेंगे कि आपकी आवाज़ आपके इस क्षेत्र का काम ये विधानसभा में भी पहुंचाने का काम करेंगे। और जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी तो आपका काम कितनी आसानी से कराने का काम करेंगे, ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि हम लोग भी यहाँ मौजूद हैं, हम भी यहाँ मौजूद हैं। सरोजनी नगर विधानसभा से हमारा तो ऐसे भी अब हमेशा के लिए एक लगाव भी हो गया है और जुड़ाव भी हो गया है।
क्योंकि जैसा हमने कहा कि आपके यहाँ हम लोगों ने इतना बड़ा एक अस्पताल ही नहीं बनाया, मेडिकल कॉलेज भी बनाया, सभी कुछ बना करके इस खास तौर से क्षेत्र की उन्नति के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की के लिए हम लोगों ने भी जो अपना योगदान दे सकते थे दे रहे हैं और आगे भी देने का काम करेंगे। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले आपसे सिर्फ इतना 2 मिनट में बताना चाहूँगा कि आपने ये सारी सरकारें देखी जिसमें कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ विनाश हुआ या वहाँ पर जा करके अपना दिखाने का काम अखबारों में माध्यम से करा, 300 करोड़ रुपए महीने के हिसाब से खर्च करने का काम किया। लेकिन बहन मायावती जी ने क्या किया था ये भी आपको मालूम होना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में 29,500 गांव जो कि अंबेडकर ग्राम के नाम से जानते हैं, उसका समग्र विकास बहन मायावती जी ने किया। उन्होंने 5,000 से ज़्यादा, उन्होंने 29,000 जूनियर प्राइमरी स्कूल बनाए, 5,000 से ज़्यादा जूनियर हाई स्कूल बनाए और उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने आधा दर्जन यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। आपके पड़ोस में उत्तर प्रदेश की पहली अरबी फारसी यूनिवर्सिटी जो बनाने का काम किया वो बहन मायावती जी ने किया। और दूसरी थोड़ी ही दूर पर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से बहन मायावती जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विकलांगजनों के लिए यूनिवर्सिटी बनाने का काम बहन मायावती जी ने किया, जिसमें कि आज 20,000 से ज़्यादा विकलांगजन पढ़ते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश को अंधेरे से उजाले में पहुंचाने का काम किया। जहां 6,500 मेगावाट बिजली बनती थी उसको उन्होंने 13,500 मेगावाट पहुंचाने का काम बहन मायावती जी ने किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने 23 नए जिले बनाए। जब एक जिला बनता है तो पूरे जिले का विकास होता है, समग्र विकास होता है। उन्होंने 23 नए जिले बनाए और 7 के करीब उन्होंने मंडल बनाने का काम बहन मायावती जी ने करने का काम किया। उन्होंने हर तरफ विकास करने का काम किया, सर्वजन को लेकर के चलने का काम किया। और अब की बार 5वीं बार जब आप बहन मायावती जी की सरकार बनाएंगे, आपने खुद भी सुन लिया, आप सब लोग मौजूद थे, 5 लाख से ज़्यादा के लोग यहाँ पर मानवर काशी राम जी के स्मारक में मौजूद थे। 10 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को जब उन्होंने कहा था कि अब की बार हमारी सरकार बनने के बाद हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि इस प्रदेश से बेरोजगारी खत्म करें, बेरोजगारी दूर करें। जो हमारे प्रवासी मजदूर दूसरे प्रदेशों में रहते हैं उनको वहाँ ना जाना पड़े और वो अपने ही प्रदेश में रह करके अपना काम करें, अपना रोजगार करें, अपनी नौकरी करें। इसकी व्यवस्था बहन मायावती जी करेंगी। कानून द्वारा कानून का राज तो अपने आप ही स्थापित हो जाता है। बहन मायावती जी जैसे ही उनको ओथ लेनी नहीं पड़ती है, शपथ लेनी नहीं पड़ती है, उनका जैसे ही घोषणा होती है कि अब तो बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है, अपने आप कानून व्यवस्था ठीक हो जाती है पूरे प्रदेश की। और कानून द्वारा कानून का राज अगर कोई चलाना जानता है तो वो बहन मायावती जी ही जानती हैं। उसके लिए वो फिर किसी को बख्शती नहीं है, चाहे वो उनकी खुद की पार्टी का कोई व्यक्ति हो। अगर कानून अपने हाथ में लेता है तो वो उसको भी नहीं छोड़ती हैं। आप लोगों को भी मालूम है किस तरीके से 15 दिन पुरानी सरकार थी उनकी 2007 में, अपने एमपी को जिसने कि कानून अपने हाथ में लिया था, गरीबों की कुछ झोपड़ियों पे बुलडोजर चलाने का काम किया था, उन्होंने अपने घर में बुला करके और उन्होंने उसको हथकड़ी लगवा करके पूरे 5 साल तक जेल में भेजने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं जो कि हर धर्म पे हमला बोल रहे हैं, साथ साथ में सनातन धर्म पे भी हमला बोल दिया है। किस तरह से सनातन धर्म में आज ठीक है आप नाथ समुदाय के हैं, आप मठ में रहते हैं आप, लेकिन सनातन धर्म के ऊपर हमला करना बंद कर दीजिए। सनातन धर्म खत्म करने की बहुतों ने कोशिश की लेकिन थक हार गए, कभी खत्म नहीं कर पाए। ये जिस तरह से संस्कृत स्कूलों को बंद कर रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने 1500 संस्कृत विद्यालय थे उसको उनका अनुदान देना बंद करके, उसको सरकारी धन देना बंद करके, जबकि सरकारी थे, और इन्होंने 500 पे पहुंचा दिया। 500 महाविद्यालयों को इन्होंने 200 पर पहुंचा करके और बंदी के कगार में कर दिया। ये भी जानते हैं कि यहीं पर तो पठन पाठन होता है। अगर टीचर नहीं रहेगा, अध्यापक नहीं रहेगा तो पढ़ने वाले कहाँ रहेंगे, और जब पढ़ने वाले नहीं होंगे तो कौन वेद पढ़ाएगा, कौन पाठ पढ़ाएगा और कौन पुराण पढ़ाने का काम करेगा, कौन श्लोक पढ़ेगा जब उनके पढ़ने वाले ही नहीं होंगे। तो इस प्रकार से सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। ये लोगों ने धीरे धीरे मंदिरों में कब्जा करना शुरू कर दिया है।
मठ के लोगों ने जाके पूरे उत्तर प्रदेश में मंदिरों में हमला बोल दिया है। आपने देखा किस तरह से विंध्यवासिनी जी में ध्वस्तीकरण चल रहा है। जितने ब्राह्मण परिवार के लोग थे वहां पर, जो कि सैकड़ों वर्षों से उनके परिवार के लोग वहां पूजा पाठ करते थे, उनको वहां से निकाल के बाहर कर दिया, उनकी बिल्डिंगें तोड़ दी और वहां पर भी मठ के लोग भेजे जा रहे हैं कि अब तुम ही लोग पूजा पाठ करोगे। और इसी प्रकार से जितने मंदिर हैं वहां पर भी एक एक करके कब्जा हो रहा है। कितने पुजारी इन मंदिरों के मार दिए गए हैं, उनको मौत के घाट उतार दिया गया है, ये भी देखा। और अब पूरे प्रदेश में जितने भी मंदिर हैं या तो अधिग्रहण कर लो और या तो उसमें मठ का कब्जा करवा दो। ये एक योजना के तहत में काम चल रहा है, लेकिन इस योजना को अब पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका वक्त आ गया है, इनका जाने का वक्त आ गया है। इसीलिए मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं ये जरूर चाहूँगा कि आप लोग जो आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, जो हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में घूम करके हम लोगों ने संकल्प लिया है 95 हमारी 95 के बाद 96 मीटिंग थी आज पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार जो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग 43,000 किलोमीटर चल करके दिन रात उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं बहन मायावती जी की सरकार बनाने के लिए, उनको मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेते हुए। हम भी चाहेंगे कि यहाँ पर भी हमारे सरोजनी नगर के वासी भी जो आज यहाँ मौजूद हैं, एक बार इस संकल्प को हमारे साथ लेने का काम करें और खड़े होकर के दोनों हाथ उठा करके एक बार हमारे साथ में दिखाने का काम करिए कि आप लोग हमारे साथ में इस संकल्प में हमारे साथ में हैं, हमारा हौसला बढ़ाने का काम करेंगे। जिस तरीके से आज आप लोग हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से आपने आज यहाँ हौसला बढ़ाया है, ये मान लीजिए कि ये जो विरोधी लोग हैं इनकी आपने नींद उड़ाने का काम कर दिया है। आपने इनको आगाज करा दिया है कि आने वाला कल जो है, आज 2022 जो शुरू हो गया है, इसमें बहन मायावती जी का ये 2022 है और अब की बार सरकार बहन मायावती जी की बनने जा रही है। 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री वो निश्चित रूप से बनेंगी, उनको कोई रोक नहीं सकता। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय परमात्मा। आ जाइए बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, मौलवी सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद, मौलवी सतीश चंद्र मिश्रा जलीस खान जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, मौलवी सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद, मौलवी सतीश चंद्र मिश्रा संघर्ष करो।